हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सुब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं जो पिछले वीडियो में पूछा गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। यहाँ पर पूछा गया था कि इनमें से कौन सी जो ड्रग है प्रेगनेंसी के टाइम पर कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है, नहीं देना चाहिए पेशेंट को। ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज हाइड्राजीन, ऑप्शन नंबर बी इज अल्फा मेथाइल डोपा, ऑप्शन नंबर सी इज मेटोप्रोलोल, ऑप्शन नंबर डी इज एनालाप्रिल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी एनालाप्रिल। एनालाप्रिल जो है ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। ACE इनहिबिटर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो कैटेगरी है उसके अंदर आती है ये ड्रग, और ये हमें पेशेंट को नहीं देना चाहिए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है अ नर्स कैरिंग अ पेशेंट ऑन पैनक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी शुड असेस देन फॉर। यहाँ पर पूछा गया एक पेशेंट है जिसका पैनक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी हुआ है, तो हमें पेशेंट में किस चीज़ को असेस करना चाहिए। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज वेट गेन, ऑप्शन नंबर बी इज हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर सी इज एरिथमियाज एंड ऑप्शन नंबर डी इज GIT इरिटेशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए वेट गेन। वेट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है विच ऑर्गन रिक्वायर एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग व्हेन द पेशेंट इज अंडरगोइंग लिपिड लोअरिंग थेरेपी। यहाँ पर पूछा गया इनमें से कौन से ऑर्गन को हम एक्स्ट्रा मॉनिटर करेंगे यदि पेशेंट को जो है लिपिड लोअरिंग थेरेपी पर रखा गया है। लोअरिंग लिपिड थेरेपी मतलब लिपिड का जो लेवल है उसको लोअर करने के लिए हम पेशेंट को थेरेपी दे रहे हैं, तो हमें कौन से ऑर्गन को एक्स्ट्रा मॉनिटर करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज किडनी, ऑप्शन नंबर बी इज ब्रेन, ऑप्शन नंबर सी इज लीवर एंड ऑप्शन नंबर डी इज पैनक्रियाज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी लीवर। लीवर को हमें एक्स्ट्रा मॉनिटर करना है यदि हम पेशेंट को लिपिड लोअरिंग थेरेपी दे रहे हैं तब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फर्टिलाइज्ड ओवम रिमेन्स इन फैलोपियन ट्यूब फॉर। यहाँ पर पूछा गया है जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो फैलोपियन ट्यूब में कितने टाइम के लिए रिमेन रहता है। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज 12 आवर, ऑप्शन नंबर बी इज 72 आवर, ऑप्शन नंबर सी इज 24 आवर एंड ऑप्शन नंबर डी इज 48 आवर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी 72 आवर। फर्टिलाइज्ड ओवम जो है फैलोपियन ट्यूब में 72 आवर के लिए रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रोथेरा टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट। यहाँ पर पूछा गया है रोथेरा टेस्ट किस चीज़ के डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज ब्लड ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी इज प्रोटीन इन यूरिन, ऑप्शन नंबर सी इज यूरिनरी ग्लूकोज एंड ऑप्शन नंबर डी इज यूरिनरी कीटोन्स। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी यूरिनरी कीटोन्स। यूरिनरी कीटोन्स का डिटेक्शन करने के लिए रोथेरा टेस्ट को यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है विच फाइंडिंग आर द मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ एब्रप्शियो प्लेसेंटा एंड शुड बी रिपोर्टेड टू द फिजिशियन इमीडिएटली। यहाँ हमें कौन सी फाइंडिंग जो है फिजिशियन को इमीडिएटली बतानी है एब्रप्शियो प्लेसेंटा वाली कंडीशन में। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज रिजिड बोर्ड लाइक टेंडर एब्डोमेन, ऑप्शन नंबर बी इज सीवियर नॉशिया एंड वॉमिटिंग, ऑप्शन नंबर सी इज फीटल हार्ट रेट ऑफ 160 beats per minute एंड ऑप्शन नंबर डी इज पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए रिजिड बोर्ड लाइक टेंडर एब्डोमेन। हमें एब्रप्शियो प्लेसेंटा वाली कंडीशन में जो पेशेंट का एब्डोमेन है वो उसमें टेंडरनेस देखने को मिलेगी और रिजिड बोर्ड लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखेगा। और यहाँ पर जो पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग है ये प्लेसेंटा प्रीविया की यदि कंडीशन हो रही है पेशेंट को, उस कंडीशन में जो है हमें पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, लेकिन एब्रप्शियो प्लेसेंटा वाली कंडीशन में जो है पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग होती है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऑल द फॉलोइंग हार्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है ये सभी जो हार्मोन्स हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं सिर्फ किसी एक को छोड़ के। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज GH ग्रोथ हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी इज वैसोप्रेसिन, ऑप्शन नंबर सी इज TSH एंड ऑप्शन नंबर डी इज FSH। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन जो है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है, ना कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड ऑफ अ प्रेग्नेंट लेडी स्टार्टेड ऑन 20 फरवरी 2016, हर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी इज़। यहाँ पर पूछा गया है कि एक फीमेल है जिसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड 20 फरवरी 2016 को आए थे, तो उसका EDD हमें बताना है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 7 नवंबर 2016, ऑप्शन नंबर बी इज़ 14 नवंबर 2016, ऑप्शन नंबर सी इज़ 20 नवंबर 2016 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 27 नवंबर 2016। और इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी 27 नवंबर 2016। यहाँ पर जो भी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड दिया गया है यहाँ पर EDD कैलकुलेट करने के लिए हम जो डेज़ हैं इसमें 7 डेज़ प्लस कर देंगे और मंथ में 9 मंथ ऐड कर देंगे और इसके द्वारा हम जो है EDD कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यदि हम 20 में 7 डेज़ प्लस करेंगे तो 27 हो जाएगा और यदि 9 मंथ ऐड करेंगे तो यहाँ पर 27 नवंबर 2016 जो है ये जो रहेगी ये फीमेल की एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यूट्रस बिकम पेल्विक ऑर्गन आफ्टर डिलीवरी। यहाँ पर पूछा गया है कि जो यूट्रस है वो वापस से पेल्विक ऑर्गन कब बनता है डिलीवरी के बाद। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ 10 to 12 डेज़ पर, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ 12 to 14 डेज़, ऑप्शन नंबर सी इज़ 16 to 18 डेज़ एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 18 to 20 डेज़। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी 12 to 14 डेज़। यहाँ पर पूछा गया है कि यूट्रस पेल्विक ऑर्गन का पार्ट कब बनेगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं होता है जो डिलीवरी के टाइम पर जो 12 वीक्स ऑफ डिलीवरी गेस्टेशन के 12 वीक पर जो क्या होता है यूट्रस रहता है वो एब्डोमिनल एरिया का पार्ट बन जाता है और डिलीवरी के 14 डेज़ 12 to 14 डेज़ पर क्या होता है ये वापस से पेल्विक ऑर्गन का पार्ट बन जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द इंटरस्टिशियल पोर्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द isthmus, ऑप्शन नंबर सी इज इनफंडिबुलर पोर्शन एंड ऑप्शन नंबर डी इज एम्पुलरी पोर्शन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि लॉन्गेस्ट पोर्शन कौन सा रहता है फैलोपियन ट्यूब का। और इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ एम्पुलरी पोर्शन। जो फैलोपियन ट्यूब होती है इसमें सबसे ज़्यादा जो लॉन्गेस्ट वाला रीजन रहता है वो एम्पुलरी रीजन रहता है। 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ रहती है। टोटल जो लेंथ देखी जाए फैलोपियन ट्यूब की तो टोटल लेंथ रहती है 10 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यूट्राइन पेस मेकर सिचुएटेड एट। यहाँ पर पूछा है कि यूट्राइन पेस मेकर कहाँ पर सिचुएटेड रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ कॉर्निया ऑफ यूट्रस, ऑप्शन नंबर बी इज़ isthmus, ऑप्शन नंबर सी इज़ सर्विक्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ बॉडी ऑफ यूट्रस। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया ऑफ यूट्रस। कॉर्निया ऑफ यूट्रस में जो है यूट्राइन पेसमेकर रहता है। यूट्राइन पेसमेकर जो है ट्यूबियल ऑस्टिया को कहा जाता है। ट्यूबियल ऑस्टिया क्या करता है जो भी कॉन्ट्रैक्शन होते हैं यूट्रस में उसको जनरेट करने का काम करता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाइल एडमिनिस्ट्रिंग ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूशन इन अ प्रेग्नेंट वुमन what rate should not be exceed because it is likely to cause tetanic contraction। यहाँ पर पूछा गया है
कि अगर एक प्रेग्नेंट वुमन है और उससे हम ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन कर रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो हमें कितने अमाउंट से ज़्यादा जो है एडमिनिस्टर नहीं करना है। अगर ज़्यादा अमाउंट में हम देंगे तो उसे पेशेंट को टेटानिक कॉन्ट्रैक्शन के कंडीशन हो सकती है। तो अमाउंट हमें बताना है कि इस अमाउंट से ज़्यादा हमें एडमिनिस्टर नहीं करना है। ऑप्शन नंबर ए इज़ 2 मिली यूनिट पर मिनट, ऑप्शन नंबर बी इज़ 4 मिली यूनिट पर मिनट, option number C is 16 milli unit per minute and option number D is 20 milli unit per minute। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी 16 मिली यूनिट पर मिनट। तो यहाँ पर हमें 16 मिली यूनिट्स पर मिनट से ज़्यादा जो ऑक्सीटोसिन है वो एडमिनिस्टर नहीं करना है, नहीं तो इससे क्या होगा, पेशेंट को बहुत ज़्यादा हाइपर स्टिमुलेशन, बहुत ज़्यादा हाइपर कॉन्ट्रैक्शन हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्प्स इन सर्वाइकल रिपनिंग। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन से टाइप का जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ये हम पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं सर्वाइकल रिपनिंग से ट्रीट करने के लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज PGE1, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज PGE2, ऑप्शन नंबर सी इज PGF2 एंड ऑप्शन नंबर डी इज PGI2। राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी PGE2। PGE2 जो है हम पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं सर्वाइकल रिपनिंग वाली कंडीशन में। बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है A mother with a 9-month baby is planning for a tubectomy. What is the ideal time for surgery following menstruation? यहाँ पर पूछा गया है कि एक मदर है जिसका 9 मंथ ओल्ड बेबी है और वो ट्यूबेक्टोमी के लिए प्लानिंग कर रही है, तो इसमें से हमें कौन सा आइडियल टाइम सजेस्ट करना चाहिए पेशेंट के लिए मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ओव्यूलेटरी फेस, ऑप्शन नंबर बी इज मेंस्ट्रुअल फेस, ऑप्शन नंबर सी इज सेक्रेटरी फेस एंड ऑप्शन नंबर डी इज प्रोलिफरेटिव फेस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज प्रोलिफरेटिव फेस। प्रोलिफरेटिव फेस में जो है हम ट्यूबेक्टोमी के लिए जो है एडवाइस कर सकते हैं। ओव्यूलेटरी फेस और सेक्रेटरी फेस में हमें इसलिए नहीं करना है क्योंकि इस टाइम पर ओव्यूलेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ द यूट्रस इन रिलेशन टू द वेजाइना इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है फॉरवर्ड बेंडिंग हो रही है यदि यूट्रस की इन रिलेशन टू वेजाइना, उसे क्या कहा जाएगा। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज एंटी फ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर बी इज प्लांटर फ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर सी इज एंटीवर्जन एंड ऑप्शन नंबर डी इज डॉर्जी फ्लेक्शन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए एंटी फ्लेक्शन। यदि जो यूट्रस है वो फॉरवर्ड बैंड हो रहा है रिलेशन टू वेजाइना के रिलेशन में, तो उसे एंटी फ्लेक्शन कहा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है Which observation in the newborn of a mother who is alcohol dependent would require immediate nursing intervention। यहाँ पर पूछा गया है कि अल्कोहल डिपेंडेंट मदर का यदि न्यूबॉर्न है तो उसमें हमें किस चीज़ के लिए ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन हमें बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ क्राइंग, हम जो है हम न्यूबॉर्न को असेस करेंगे क्राइंग के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज़ वेकफुलनेस, ऑप्शन नंबर सी इज़ जिटरनेस एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ यॉर्निंग। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी जिटरनेस। जिटरनेस जो है ये सीजर कन्वल्शन को कहते हैं और यहाँ पर हमें पेशेंट को जो भी अल्कोहल डिपेंडेंट मदर का यदि न्यूबॉर्न है तो हमें जिटरनेस या सीजर के कन्वल्शन के सिम्टम्स जो है न्यूबॉर्न में चेक करते रहना है। और क्राइंग, वेकफुलनेस और यॉर्निंग जो है ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं और ये नॉर्मली प्रेजेंट रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सूचर दैट सेपरेट द ऑक्सीपिटल बोन एंड द टू पैराइटल बोन्स इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसे सूचर जो कि ऑक्सीपिटल बोन और दोनों पैराइटल बोन को डिवाइड करने का काम करते हैं उसे कौन सा सूचर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज फ्रंटल सूचर, ऑप्शन नंबर बी इज कॉरोनल सूचर, ऑप्शन नंबर सी इज सैजाइटल सूचर एंड ऑप्शन नंबर डी इज लैम्बॉइड सूचर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी लैम्बॉइड सूचर। लैम्बॉइड सूचर कहा जाता है जो भी फीटल स्कल में
जो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं पैराइटल बोन और 2 पैराइटल बोन और ऑक्सीपिट के बीच में यहाँ पर जो सुचर रहता है दैट इज लैम्बॉइड सुचर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अ फीमेल हु इज प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इज टर्म्ड एज। यहाँ पर पूछा गया एक फीमेल है जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज नल्ली ग्रेविडा, ऑप्शन नंबर बी इज प्राइमी पैरा, ऑप्शन नंबर सी इज प्राइमी ग्रेविडा एंड ऑप्शन नंबर डी इज मल्टी पैरा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी प्राइमी ग्रेविडा। यदि एक वुमन है जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है तो उसके लिए हम प्राइमी ग्रेविडा टर्म को यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ मैच्योर ओवम इज कॉल्ड एज। यहाँ पर पूछा गया है कि मैच्योर ओवम के डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ओव्यूलेशन, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज oogenesis, ऑप्शन नंबर सी इज ooforia एंड ऑप्शन नंबर सी इज oocyte। जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी oogenesis। oogenesis जो कंडीशन है मैच्योर ओवम को बनने की जो प्रोसेस होती है उसे oogenesis कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द सेल रिलीज्ड ड्यूरिंग ओव्यूलेशन इज नोन एज। यहाँ पर पूछा है कि जो ओव्यूलेशन के टाइम पर सेल रिलीज होती है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ओगोनिया, ऑप्शन नंबर बी इज प्राइमरी ओसाइट्स, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज सेकेंडरी ओसाइट्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज स्पर्मेटोगोनिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट कहा जाता है जो भी सेल रिलीज होती है ओव्यूलेशन के टाइम पर ओवम जो रिलीज होता है उसे सेकेंडरी ओसाइट कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स हु हैव अ पर्टिकुलर डिसीज एज द पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पर पूछा गया है कि पर्टिकुलर पॉपुलेशन को एक पर्टिकुलर डिसीज हो रही है एक पर्टिकुलर टाइम में तो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज इंसिडेंस, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज प्रिविलेंस, ऑप्शन नंबर सी इज मॉर्बिडिटी रेट एंड ऑप्शन नंबर डी इज मॉर्टेलिटी रेट। आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी प्रिविलेंस रेट। प्रिविलेंस रेट पर्टिकुलर डिसीज एक पर्टिकुलर टाइम में स्प्रेड हो रही है तो उसे प्रिविलेंस रेट कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है केस फाइंडिंग इन RNTCP रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्यूलोसिस प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन। यहाँ पर पूछा गया है जो भी रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्यूलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम में केस फाइंडिंग है वो किसके ऊपर बेस्ड रहती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज स्पूटम कल्चर, ऑप्शन नंबर बी इज स्पूटम माइक्रोस्कोपी, ऑप्शन नंबर सी इज एक्सरे चेस्ट एंड ऑप्शन नंबर डी इज मॉन्टेक्स टेक्स एंड PCR। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी स्पूटम माइक्रोस्कोपी। स्पूटम माइक्रोस्कोपी के ऊपर जो केस फाइंडिंग है वो बेस्ड रहती है रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्यूलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फॉर द क्लाइंट हु इज यूजिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव द नर्स इन्फॉर्म द क्लाइंट अबाउट द नीड टू टेक द पिल एट द सेम टाइम ईच डे टू अकम्प्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर पूछा गया एक फीमेल है जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है तो हम उसे किस चीज़ के लिए इन्फॉर्म करेंगे जो नीड क्यों रहती है जो भी मेडिसिन डेली ली जाती है। तो यहाँ पर बताना है कि उसकी क्या नीड है कि क्यों हमें सेम टाइम पर जो मेडिसिन है वो एडवाइस करनी है, क्या रीज़न है उसका। ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ नौशिया क्योंकि ये नौशिया के इंसिडेंस को डिक्रीज करती है। ऑप्शन नंबर बी इज मेंटेन हार्मोनल लेवल या ये हार्मोनल लेवल को मेंटेन करती है। ऑप्शन नंबर सी इज रिड्यूस साइड इफेक्ट या ये साइड इफेक्ट को रिड्यूस करती है एंड ऑप्शन नंबर डी इज प्रिवेंट ड्रग इंट्रैक्शन या फिर ड्रग इंट्रैक्शन को प्रिवेंट करती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी मेंटेन हार्मोनल लेवल।
हार्मोनल लेवल को मेंटेन करने के लिए जो ड्रग है वो सेम टाइम पर जो है पेशेंट को दी जाती है ताकि जो हार्मोन लेवल है वो मेंटेन रहे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी इज, इनमें से कौन सा वैक्सीन है जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है, पेशेंट को एडमिनिस्टर नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज रूबेला, ऑप्शन नंबर बी इज डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर सी इज टिटनस एंड ऑप्शन नंबर डी इज हेपेटाइटिस बी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।